हेलो बच्चों। तो कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। आज फेस नहीं दिख रही होगी। हाँ, कोई नहीं। देखो, ऑब्जेक्टिव के मामले में ऐसे ही करना पड़ेगा। जो भी ऑब्जेक्टिव लेक्चर तुम्हारा आएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा, ऐसे ही वीडियो का फॉर्मेट होगा। देखो, आज हम लोग वास्तविक संख्या का, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है यानी फर्स्ट है, उसको वास्तविक संख्या का टोटल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बच्चों, इन ऑब्जेक्टिव सीरीज से क्या होगा, तुमको ऑब्जेक्टिव का करने का अप्रोच पता चलेगा। क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। 1 घंटा में आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। मतलब 1 मिनट के आसपास हर ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम आपको मिलता है। ठीक है। उसके बाद इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने इस प्रकार से मतलब रखा है, इस प्रकार से सीरियल रखा है ताकि पूरे चैप्टर का जो भी कंसेप्ट है ना, जो भी थ्योरी है, वो आपका क्लियर कर दूँ। टोटल इसमें 30 से 35 क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर में। लेकिन आपके मैं जो डिटेल्स एनालिसिस करवाऊँगा इस क्वेश्चन का, उसमें सिर्फ आपका 35 क्वेश्चन नहीं, 200 प्लस क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है। तो हो गया इतना बात। आगे हम लोग देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। अब देखो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। बिल्कुल। इसमें पूर्ण संख्या पूछ दिया जाए तो वो 0 होगा सबसे छोटी। अच्छा बताओ तो, सबसे छोटी इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होगा? बताओ। कोई बोलेगा माइनस इन्फिनिटी, गलत है। कुछ नहीं बोलेंगे, अपरिभाषित। ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या परमेय संख्या क्या होगी? वो भी अपरिभाषित। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप क्या है? देखो, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है। इस क्वेश्चन करने को 2 तरीका अप्रोच हो सकता है। पहला अप्रोच, जो भी ऑप्शन दिया हुआ उसमें से अगर 2 कॉमन निकल गया, 2 कॉमन निकालने के बाद सभी पूर्णांक बचा, जो भी बचा वो पूर्णांक होना चाहिए, यानी बट्टा उट्टा में कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो वो हमेशा सम होगा। अगर 2 निकालने के बाद +1 बच जाए, कितना बचेगा? +1 बच जाए, तो वो हमेशा क्या होगा बताओ? वो हमेशा होगा विषम। ठीक है। तो अब तुम देख लो ऑप्शन में, अगर इसमें देखो, इसमें 2p है तो ये तो सम हो गया, और ये +1 बच गया तो ये हो गया विषम। अब देखो, इसमें बताओ 2 कहीं कॉमन निकलेगा क्या? से निकल जाएगा, p/2 हो जाएगा। फिर हमने बोला ये बट्टा उट्टा में नहीं होना चाहिए, तो इसमें से 2 नहीं निकलेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। क्या इसमें से 2 निकलेगा? नहीं। इसमें से 2 निकलेगा? हाँ, बिल्कुल निकलेगा। ये तो 2 × p लिखा हुआ और p सर पूर्णांक दिया हुआ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा आसान तरीका क्या हो सकता है? आसान तरीका ये हो सकता है, बताओ, यहाँ बोला गया है पूर्णांक p के लिए पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होगा? या तो सम होगा या फिर विषम होगा। हाँ या ना? ये तब समझ आ रहा, या तो सम होगा या फिर विषम होगा। तुम पहली बार में क्या करो, पहले सम कोई रख के देखो। मान लो हमने 2 रख दिया, तो हर ऑप्शन में चेक किया। जस्ट 1 मिनट। मैंने फर्स्ट ऑप्शन में 2 रखा, तो 2 दूना 4 और +1, ये 5 आ गया। इसमें रखेंगे 2 तो ये 3 आ जाएगा। इसमें रखेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ठीक। इसमें रखेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। कोई नहीं। तो इतना बात समझ आया? हाँ, तो अब सम रख दिया, अब तुम भी सम रख के देखो। ठीक है। मान लो 3 रख दिया मैंने, या फिर 1 ही रख दिया, तो इसको इसमें 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3। इसमें रखेंगे तो इससे आ जाएगा कितना? 2। इसमें रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसमें रखेंगे तो हमेशा 2 ही आएगा। तो तुम देखो, ये तो हमेशा विषम आ रहा, चाहे कुछ भी रखो, सम या विषम रखो। लेकिन इसमें सम या विषम रखने पे अलग अलग मान आ रहा, तो अलग अलग मान नहीं लेना, हमेशा प्रत्येक सम पूर्णांक हमको लेना है। तो हमेशा सम पूर्णांक सम और विषम रखने पे क्या आ रहा? 2p वाला ऑप्शन आ रहा, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तुम वैल्यू पुटिंग से इसको बोलते हैं मान रख के आंसर निकालना। ठीक है। तो ये अप्रोच हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए किसी परिकलित करने का तकनीक है। तो बताया था यूक्लिड हमेशा मौसों को करता है, और जो अभाज्य गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो मौसों
और लॉसो दोनों का होता है। ठीक है, अब देखो तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है 130 और 15 का जो मौसा होगा उसको पहले इस फॉर्मेट में लिखा गया और 15 को इस फॉर्मेट में, तो मौसा क्या होगा। हमने तुमने बताया था अगर ये इसको तुम यूक्लिड विभाजन से तोड़ोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 15 का आएगा। मान लो 15 क्या आएगा, ये दिया हुआ 5 × 3 + 0 और लास्ट में 0 बच गया, तो इसका जो भाजक होगा, भाजक जो होगा वही मौसो कहलाएगा। यानी 5 आंसर। अब ये बहुत बच्चा गलती करेगा कि ये मतलब गलती नहीं करेगा, ये करेगा कि इसका मौसो निकालने लगेगा अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है, तो इसका 5 नंबर आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत, एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे करना, समझो। ये बोल रहा है 5, 15 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। अब 5 दिया हुआ, 15 दिया हुआ और 20 दिया हुआ। अब बहुत बच्चा क्या करेगा, इसका लॉसो निकालना स्टार्ट कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। तुम क्या करो, सबसे पहले जब भी लॉसो मोसा का बात दिया हो तो हमेशा जो कॉमन, देखो सब में जो कॉमन होगा ना उसको पहले निकाल लो। तो हमको दिख रहा 5 कॉमन है, इससे क्या होगा, अंक छोटा हो जाएगा। 5 कॉमन है तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 4। अब आसान हो गया। अब तुम जो ये बचा ना इसका लॉसो निकालो, इसका साफ दिख रहा 3, 4, 1 का लॉसो कितना होगा 12, तो ये टोटल 12 × 5 से कितना हो गया 60 हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, ये तो बात समझ। अब 5 को बाहर रहने दो, इसका मौसो निकालो, तो साफ दिख रहा लगातार संख्या है, 3, 4 लगातार संख्या है कि नहीं, हाँ बिल्कुल। तो इसका मौसो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1, 1 का मौसो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 5 एकम 5 हो गया ये इसका HCF, यानी बाहर वाले से गुना कर देना। तो अब बताओ इसका क्या बोल रहा है, लॉसो मोसो का अनुपात पूछ रहा है, तो लॉसो आ गया 60 और मोसो आ गया 5, तो ये कट के कितना आ गया 12.12/1। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो हमने बताया था एक अशून्य जो यानी 0 को अगर ना लें परमेय संख्या में तो वो हमेशा एक अपरमेय संख्या होगा। कैसी संख्या होगा, अपरमेय संख्या। देखो अगर तुम सिर्फ ये लिखा हो कि सिर्फ परमेय गुना अपरमेय, मैं बता देता हूँ पूरा थ्योरी। देखो रेशनल यानी परमेय को रेशनल प्लस का इरेशनल, ये हमेशा होता है इरेशनल। ठीक है, और रेशनल, देखो रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, ये रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। लेकिन रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल यानी परमेय और अपरमेय गुणनफल अगर 0 को मैं काउंट ना करूँ, परमेय से देखो 0 एक परमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अगर परमेय संख्या में 0 को मैं काउंट नहीं करूँ तो ये हमेशा इरेशनल आएगा, हमेशा। ठीक है, अच्छा ये माइनस अगर प्लस माइनस जोड़ या घटाव रहे तो ये हमेशा इरेशनल ही आएगा। कहता बस समझ आ गया, सर आ गया। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भाग और तरफ से इतना में b = 61, q = 27, r = 32, तो a का मान ज्ञात करें। बस सिंपल है, तो a का फॉर्मूला दिया हुआ आपको बी क्यू, वैसे भी आपको पता ही होगा a = bq + r। तो कितना हो गया b कितना 61 गुना ये दिया हुआ 27 अब गुना प्लस का 32। ठीक है, सबसे पहले तो तुम क्या करो, देखो ऐसे कैलकुलेशन को करने से पहले तुम एक बार ऑप्शन, ये ऐसे नहीं कि पूरा गुना करने लग जाओ, पहले एक बार तुम इकाई अंक देखो। इसको इकाई अंक क्या आएगा, 7 को 1 करेंगे तो एक यहाँ से 7 आ जाएगा इकाई अंक, और यहाँ से कितना है 2, तो यानी 7 2 9, यानी इकाई अंक कितना आना चाहिए 9 ही आना चाहिए। तो ये वाला तो ऑप्शन पहले ही खलास हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें 2 ऑप्शन मिल गया 9 9 वाला, तो आपको फिर गुना करना पड़ेगा। अब शॉर्ट गुना कैसे होता है, शॉर्ट गुना देखो कैसे होता है, ये 61 है, वैसे तो ये आसान गुना मल्टीप्लाई है, लेकिन फिर भी शॉर्ट गुना करने के लिए पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कौन सा, अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 42 हो गया और 2 एकम 2, 42 और 2 कितना हो गया 44, 44 का 4 हासिल कितना हो गया 4, और फिर इधर ऐसे गुना करो, 6 दूना 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 से 47 अब प्लस का हमको करना है 32, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 9 1679 आंसर, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। अब बोला किसी धनात्मक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। अब इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। वैसे अगर क्या करना, विषम पूर्णांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे
और समथिंग पूर्णांक होगा और प्लस में एक बच जाएगा, तो वो ऑप्शन जो भी होगा ऐसे कर लेंगे, नहीं तो आप मान पुट करके तो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लग रहा है मेरे को, जस्ट होल्ड 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्धक इनके महत्तम समवर्धक का 14 गुना है। समझो 2 संख्याओं का लघुत्तम, अब तुमको पता होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो पहली संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, इसका जो गुणनफल होगा वो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, ये फॉर्मूला याद रखना। लेकिन 3 संख्या होगा, 3 संख्या, तो ये एलसीएम एचसीएफ के बराबर नहीं होगा, ऐसा नहीं होता कुछ भी, 2 ही संख्या के लिए हमेशा लागू होता है। तो इसी सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखो अब बोल रहा जो क्या दिया हुआ, इन 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्धक इनके महत्तम लघु यानी 2 संख्याओं का जो एलसीएम है इनके एचसीएफ का कितना गुना है, 14 गुना, समझो। और इसमें बोल रहा है और जोड़ इतना एक संख्या इतना, तो मान लेते हैं ए दिया हुआ है 280, ये बी बच गया, और एलसीएम कितना दिया हुआ, इनके महत्तम समवर्धक का 14 गुना है। तो एलसीएम जो है, एलसीएम यानी एलसीएम जो भी है वो एचसीएफ का कितना गुना है, 14 गुना। तो एलसीएम जो भी है वो एचसीएफ का कितना गुना है, 14 गुना। सर एक मिनट गलती हो गया, 1 मिनट। इसका जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 14 गुना है, तो 14 गुना एचसीएफ, ठीक है। और मल्टीप्लाई फिर एचसीएफ, मल्टीप्लाई कितना होगा, एचसीएफ, ठीक है। अब यहाँ से काट के देखो कितना आ गया, 14 गुना 28, 20 आ गया, यानी 20 गुना बी बराबर एचसीएफ का स्क्वायर। यहाँ एलसीएम कितना, 14 गुना एचसीएफ स्क्वायर। अब देखो आपको बोल रहा है बी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो तुम ध्यान से लगाओ, बी में मल्टीप्लाई करने पर ये हमेशा पूर्ण, अब देखो नंबर हमेशा पूर्ण वर्ग में दिया हुआ, परफेक्ट स्क्वायर में दिया हुआ, मतलब अगर इसको ऐसे करो तो ये 20 गुना बी होगा बराबर एचसीएफ होगा। ध्यान से समझना ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है, ऐसा नहीं कि निकालने लग जाना, एचसीएफ होगा। अब बी का वैल्यू मैं क्या रखूँगा कि ये पूरा वर्ग लग जाए, तो देखो अगर मैं 40 रखा तो ये 4 दूना 8 यानी 800 बनेगा, ये तो कभी नहीं होगा। 80 रखा 8 दूना 16, हाँ ये बन सकता है, 80 हो सकता है। 120 रखूँगा 2400 बनेगा, बिल्कुल नहीं होगा। 20 रखूँगा तो ये भी हो सकता है, ये तो 20 होगा नहीं तो 40 होगा, ठीक है। अब मैंने रख दिया, समझो अगर मैंने 20 रख दिया समझो ध्यान से। अच्छा लौसा मोसा का योग भी 600 दिया हुआ, इसको देख लेते हैं। अगर तुम समझो यानी एलसीएम जो है 14 गुना एचसीएफ है, यहाँ से अगर मैंने 20 रखा तो एक ऑप्शन कितना आ जाएगा, 20 गुना 400 यानी 20 आंसर आ जाएगा। अगर 20 रखोगे तो 400 का वर्गमूल कितना होगा, 20 होगा। और जब 800 रखोगे तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 80 रखोगे तो ये हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। तो तुम देख लो बस एलसीएम कितना है, अगर हम एचसीएफ 20 लेते हैं, अगर 20 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर 20 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 यानी 280, 14 दूना 28 280, और मैं 40 लेगा 14 चौके 56 560 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एलसीएम अगर मैं एलसीएम एचसीएफ को 20 लूँगा तो ये 280 हो जाएगा, लेकिन हमको योग कितना 600 लाना, तो इसका योग क्या 600 नहीं, इसका योग 600 है। मतलब अगर मैं 40 लिया तो कितना आया था 560, तो जी बिल्कुल 560 प्लस 40 कितना हो गया, ये 600 हो गया। तो ये ऑप्शन आपका 80 वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। 1 मिनट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था ये। वह 1 मिनट क्या हो गया है, हाँ तो ये अच्छा क्वेश्चन। देखो तुम समझो अभाज्य संख्या जो भी होगी, 1 मिनट, हाँ अभाज्य संख्या, ये क्या हो रहा है, अभाज्य संख्या जो भी होगी 2 को छोड़कर बाकी जो भी होगी वो विषम संख्या होगी। आए ना तुम करके देखो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, ऐसे करके 11 हो गया। 2 को छोड़कर बाकी सब क्या होगी, अभाज्य संख्या पूछा भी जाता है
सम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 2 ही होगी। ठीक है, तो तुम समझो अगर प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। 13,986 में अगर हमने 2 को हटा लिया, 2 अभाज्य संख्या को, यानी 2 जो अभाज्य संख्या उसको अलग कर लिया, तो बाकी कितना बचेगा, 13,985 ही बचेगा। ये सुनो, अब ये इतना अभाज्य संख्या यानी इतना अभाज्य संख्या का योग और +2 मिल के जो n बनेगा वो n हमेशा भाज्य संख्या किससे होगा। अब तो तुम ऐसे इतना अभाज्य संख्या का योगफल तुम निकाल नहीं सकते। तो इसमें लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक ये है कि तुम समझो अगर हम विषम संख्या को विषम बार जोड़ेंगे, मान लो हमने 3, 5 और 7 को 3 बार जोड़ा यानी विषम बार जोड़ा, तो हमेशा क्या आता है, विषम संख्या आता है, बिल्कुल। और अगर इसमें सम बार जोड़ेंगे, अगर सम टाइम जोड़िए यानी 4 बार अगर मान लो जोड़ दिए, तो ये हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। तो यही कंसेप्ट है। अगर इतना विषम संख्या को तो कितना विषम बार जोड़ा गया, यानी 85 क्या है, विषम संख्या हो गया ना, 13,985 विषम संख्या है। तो इतना बार अगर हम विषम संख्या को विषम संख्या बार जोड़ेंगे तो ये तो एक विषम संख्या होगा, ये सुन लो। और इसमें जब 2 ऐड करेंगे तो भी विषम ही रहेगा। अरे हाँ या ना, इतना बात बोलो। अगर हमने इसमें जो रखा ये विषम संख्या आ गया, विषम संख्या में सम संख्या ऐड करेंगे तो हमेशा क्या है, विषम संख्या आएगा, बिल्कुल सर। तो बताओ विषम संख्या आएगा तो कभी वो 2 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। तो 2 से विभाज्य नहीं होगा तो वो 4 से कभी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अरे विभाज्यता का नाम पता होगा, 8 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। यानी इनमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो ये क्या हो गया, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना और इतना का महत्तम समवर्तक है। एक इसमें मिस्टेक मेरे को लग रहा है ये कि आपको x और y जो है ना ये अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए। वैसे बिहार बोर्ड में सेम डिट्टो क्वेश्चन है, लेकिन खैर इसमें x और y अभाज्य संख्या हो तो कुछ नहीं करना, 64x⁴y है ना, इसको अलग अलग कर लो। 2 गुने 3 अभाज्य हो गया। अब इसका फैक्टर करो तो x गुना x गुना x गुना x और गुना y। 4 को 1 में से लिख देता हूँ, 1 में ये कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना x गुना x गुना x गुना x गुना y और ये कितना हो गया, तो इतने 12xy, 12xy फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 6 गुना 12 गुना 3 गुना x गुना y। अब बताओ हमने क्या बताया था, अब एक्स वाई एक अभाज्य संख्या है तो हमने बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम बोलना ना, महत्तम बोलना, महत्तम समवर्तक। तो महत्तम समवर्तक के लिए कम घात वाले अंक को लेते हैं। तो 1 तो 2 मैच कर गया तो ये तो लेंगे ही, 3 भी मैच कर गया 3 भी लेंगे, 1 x मैच किया 1 x मैच किया, 1 y मैच किया 1 y, तो बाकी जो क्या क्या मैच किया 2 गुना 3 गुना x गुना y, यानी 6xy राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तुम इसका भी निकाल सकते हो, इसका तुम कमेंट सेक्शन में बताना आंसर क्या होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है 65, ये थोड़ा दिख रहा होगा तो ये 65 लिखा हुआ है, ये 65 है और ये 165 और 117 का मोसो जो है इतना के रूप का है, तो m का मान क्या होगा, सिंपल है, 65 और 117 का पहले मोसो जो है किसके बराबर है, 65m माइनस 117 के बराबर है। तो m का मान ज्ञात कर, कुछ नहीं, इसका तुम मौसो निकालो। अब हमने अभी जस्ट बताया था ऊपर में जो भी कॉमन आ रहा है ना उसको पहले बाहर निकालो, सिंपल है। तो हमको दिख रहा है 13 से बाहर जोड़ा, तो 13 को बाहर निकालेंगे तो 13 × 5 = 65 और ये 13 नमा 117। अब बताओ 5 9 का एलसीएम क्या होगा, सिंपल है, हमको दिख रहा है 1 होगा, तो ये कितना आ गया, मौसो कितना हो गया 13 और इसके बराबर किसके बराबर है 65 है माइनस 117, 117 को इधर लाएंगे तो 117 + 13 कितना हो गया 130 बराबर 65 है, तो 65 × 130, तो ये आंसर 2 आ गया, सॉरी ये आंसर 2 आ गया। वैसे भी तुम देखो अगर इतना नहीं अगर पता है तो वैसे भी तुम लगा सकते थे, ठीक आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। कैसे, तुम समझो अगर मौसो इतना दिया हुआ है
तो मौसों का भी निगेटिव नहीं होता, तो m का वैल्यू 1 तुम रखोगे तो ये 65 में से 117 जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा, ये तो कभी होगा ही नहीं। कहता बात समझ आ रहा, आंसर आ रहा। और उसके बाद अगर 65 का m का मान मैंने 2 रखा तो अब साफ दिख रहा, ये ऑप्शन तो घट गया। अब हमको कितना चाहिए, सॉरी मौसम कितना चाहिए था, 13 चाहिए था, तो m का मान मैंने 2 रखा तो कितना हो जाएगा, साफ दिख रहा है 130 में से 170 जाएगा तो 2 आंसर। इसे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते थे। अब बोल रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम कितना होगा। सब बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या अभी जस्ट ऊपर में बताया था कितना होता है, 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। 2 और 4 का मौसम कितना होगा, तो होगा, सिंपल। अब ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर में नहीं करवाया था तो सोचा यही ऑब्जेक्टिव में करवा दूँ। बोल रहा वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़े। मान लो ये एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ से तीनों धावक A, B और C स्टार्ट किया, ठीक है। बोल रहा एक चक्कर लगाने में 3 घंटे, A को मान लो 3 घंटा लगता है, B को कितना घंटा 4, A C को 8 घंटा, ठीक। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। यानी बोल रहा है कि ये जो है कितने समय में C से मिल जाएगा और B C से मिल जाएगा और C इन दोनों से, मतलब तीनों आपस में फिर यहाँ पे इसी पॉइंट पे कब मिलेगा। तो बताओ ये दूसरा चक्कर लगाएगा तो इसको कितना मिनट लगेगा, कितना घंटा लगेगा, 6। तीसरा लगाएगा तो 9 घंटा, चौथा ऐसे 12, 15, ठीक है। उसके बाद 18 ऐसे करके लगाएगा, कहीं पे आ जाएगा। ये लगाएगा दूसरा चक्कर 8 घंटा लगेगा, तीसरा 12, इस प्रकार 16 ऐसे करके। ये लगाएगा कितना घंटा लगेगा, दूसरा ये 16, तीसरा लगाएगा 24 घंटा ऐसे करके, ठीक है। सिंपल एलसीएम तुमको लेना और कुछ भी नहीं करना, लेकिन फील समझो। एक चक्कर कब मिलेगा, जब समय बराबर हो जाएगा। तो समय कब बराबर होगा, ये जब 3 चक्कर मार देगा तो 24 पे पहुंच जाएगा, ये भी इसका 24 भी आ जाएगा, इसका भी 24 आ जाएगा। तो एलसीएम इसका कितना आ गया 24, तो 24 घंटा आंसर। लेकिन इसमें क्वेश्चन और क्या घुमा सकता है, ये घुमा सकता है कि तुम बताओ, ये पूछ देगा कि बताओ 48 घंटे में इन तीनों को कितने बार मिलेंगे, इन दोनों मतलब कितने बार मिलेंगे 48 घंटे। अब घंटे दिया गया, मिलने का समय पूछ दिया गया, तो बताओ पहली बार कब मिलेगा, बताओ। अगर A है, B है, C है, अगर ये इनको पहला में 3 घंटा, इसको लगता है 4 घंटा, इसको 8, तो एक बार तो मिलेगा 24 घंटे पे, ठीक है। और फिर 24 घंटे के मल्टीपल पे मिलेगा, यानी दूसरी बार मिलेगा 48 घंटे पे, ठीक है। समझ आ रहा। अरे यार पहला बार जब स्टार्ट करेगा रनिंग तो 24 घंटे पे मिलेगा कि नहीं, उसके बाद दूसरा कब मिलेगा, 24 के ही मल्टीपल पे मिलेगा। एलसीएम क्या होगा, 24 के मल्टीपल पे ही मिलेगा। आई होप समझ आ रहा होगा। तो ये 2 बार मिल गया, बहुत बच्चे आंसर लगा देंगे 2 ऑप्शन सही होगा, नहीं। टोटल कितने बार मिला भाई, जब शुरू किया था तब भी तो एक ही जगह से शुरू किया था ना, उस समय भी तो तीनों मिला हुआ था। इसका मतलब शुरू के भी समय में यानी 0 सेकेंड वाला भी, 0 घंटा वाला भी काउंट होगा। तो टोटल 3 बार मिलेगा 48 घंटे में, ठीक है। कंसेप्ट समझ आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन दिया 2 लगातार संख्याओं का मौसा, ये सब मैंने करवा दिया था भाई। एक होता है, कोई भी लगातार संख्या ले लो, एक होता है, लेक्चर में करवाया हुआ। ए बी अभाज्य संख्या, तो ए बी का लॉसो क्या होगा, हमें देखो जब भी लॉसो, मान लो ए और बी जो है, अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मान लो 3 और 4 ले लो ऑप्शन, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम हो जाएगा, सिंपल। तो अगर ए बी अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या में कुछ भी कॉमन होता है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन होता है, नहीं होता है, तो बस सिंपल। तो इसका कितना जो गुणनफल होगा वही कितना हो जाएगा, लॉसो हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा, लॉसो। तो ए बी का गुणनफल कितना हो जाएगा, ए बी, यही मौसो पूछ लिया जाए तो ए का आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है सिर्फ एक के अलावा। 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। कोई भी 2 परिमेय संख्या हो या फिर कोई भी कोई 2 परिमेय संख्या अनंत हो सकता है। कोई वास्तविक संख्या, तो कोई 2 वास्तविक संख्या हो फिर भी उसके बीच अनंत संख्या हो सकता है। लेकिन अगर कोई 2 पूर्णांक बोल दिया जाए या फिर 2 पूर्ण संख्या बोल दी जाए या फिर 2
प्राकृत संख्या बोल दिया जाए तो इसके बीच अनंत नहीं होगा, वो फिर आपको देना पड़ेगा, उस संख्या को देना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या तो पहचान में आ रहा था हमको, साफ दिख रहा दे रहा। सभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, हमेशा एक होता, हमने बताया था। सभाज्य संख्या क्या होता है, दो संख्या मान लो ए और बी सभाज्य होगा तो इसका मौसा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही पहचाने। रूट एक परमेय और अपरमेय संख्या, बिल्कुल साफ देख सकते हो, बच्चा वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अच्छा भाई, एन एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट एन क्या होगा, मान लो एन क्या है, नेचुरल माने प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 ऐसे 4, तो रूट एन क्या होगा, रूट एन क्या होगा भाई, परमेय संख्या भी होगा और अपरमेय से, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरमेय संख्या। हाँ बिल्कुल, तो डी आंसर सही हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा, मान के चलो अगर n पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुआ, मान लो 3 हो गया तो ये रूट n हो जाएगा, यानी अपरमेय संख्या। लेकिन मान लो n का मान 4 हो गया तो कितना हो जाएगा, रूट 4, तो इसका मान कितना हो जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या का जो होगा गुना पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा, वो क्या निकलेगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या ही निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पूर्ण संख्या रहता तो यहाँ पे पूर्ण संख्या, यहाँ ऑप्शन में पूर्ण संख्या दिया रहता। ठीक, तो डी आंसर इसका करेक्ट हो गया, आप समझ आया होगा। अब ऐसा क्वेश्चन तो मैंने, ये देखो 22 नंबर क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार करवा चुका है लेक्चर में, नहीं आ रहा है तो तुम देख लो वास्तविक संख्या का लेक्चर, वो मैंने पूरा डिटेल से करवाया। कुछ नहीं करना। देखो 23 लिखा हुआ, .43 लिखा हुआ, ठीक है, तुम क्या करो, सबसे पहले 0 पॉइंट बनाना स्टार्ट करो, 23 को अलग कर लो, तो 23 प्लस 0.43 ऐसे भी कर सकते हो, या नहीं तो डायरेक्ट भी करना, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, छोड़ो मैं डायरेक्ट ये कर रहा हूँ कि जो भी संख्या पहले लिखा हुआ है उसको लिखो, यानी 2343 लिखा हुआ लिखो। उसके बाद जो संख्या, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद भी और दशमलव के पहले भी, उस संख्या को घटा दो। तो देखो 23 पे क्या है, रेकरिंग नहीं है, तो 23 को मैंने घटा दिया। अब जितने दशमलव के बाद जितने संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 उतारो, कितना 9 उतारो, उतना 9 उतारो, बस हो गया आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें 2343 में से 23 घटा तो कितना हो जाएगा, 2320 हो जाएगा, बटे 99। ये आंसर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब बोला पी बट्टे इतना के रूप को इतना में लिखा जा सकता है, अरे कुछ सिंपल नहीं भाई, सिंपल है, 1 क्या बोल रहा, सॉरी 0.105 को दशमलव उठाएंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। हाँ यार, अब साफ दिख रहा, 5 से कट रहा, 5 2 10, 21 पंचे 105, 5 2 10, ये 200 हो जाएगा, तो 21 बट्टे का 200 हो जाएगा। ठीक है, अब 200 का हमको 21 मिल गया ऊपर अंश में, ठीक है, अब नीचे में हमको ये करना है 200 पुराना, तो साफ दिख रहा, 2 को बाहर मैंने कर लिया, 100 को क्या लिख सकते हैं, 25 चौक 100, यानी 4 गुना 4 गुना 5 गुना 5, तो 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 5 के पावर 2, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है, भाई ये सब आना चाहिए, तो ये तो कभी होगा नहीं। अच्छा सर ऐसे मैंने क्यों बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। रूट 64 बटे 36, यानी ये कितना हो जाएगा, 6 बट्टे 4, तो अपरमेय संख्या, तो ये तो परमेय संख्या होगा। रूट 81, ये तो परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, ये नहीं होगा परमेय संख्या। अगर तुमने ये रखा तो ये हो जाएगा 25 बट्टे 10, तो 5 तो बाहर निकल जाएगा लेकिन रूट 10 के अंदर ही रहेगा अपरमेय। ये ऐसा क्वेश्चन अभी न्यू ट्रेंड में है, अरे यार ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, ये पूछे जाते हैं अक्सर। कहाँ के वो, अच्छा सॉरी मैंने गलत करवा दिया क्वेश्चन को, नहीं ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर 25 नंबर। कुछ नहीं करना भाई, 156 का अभाज्य गुणनखंड करना, 156 का अभाज्य गुणन, 2 से लगाओ कितना हो जाएगा, 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से लगाओ 39 गुना 78, 3 से लगाओ 13 3 39, हो गया। 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 13 के पावर कितना 1, तो इसको कंपेयर करना है 2 के पावर x प्लस का 3 के पावर y गुना 13 के पावर z, तो बताओ x का वैल्यू कितना होगा, x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 1। ठीक, बस आंसर क्या पूछा, x प्लस वाई प्लस जेड, 2 प्लस 1 प्लस 1, यानी 4 आंसर। इस प्रकार तुम और भी क्वेश्चन कर सकते हो। प्रत्येक परमेय संख्या होती है
अब तुमने ये तो पूरा मैंने टेबल ही बता दिया था, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई नहीं। पर मैं देखो, पहले वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। वास्तविक संख्या के अंदर दो संख्या आती है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या बनती है तीन संख्या से, पहला, उससे नहीं, इससे भी अच्छा ये हो जाएगा। परमेय संख्या ये बनती है पूर्णांक से। परमेय संख्या के नीचे क्या आएगा? पूर्णांक। पूर्णांक के नीचे आएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का आएगा प्राकृत संख्या। तो इसका मतलब ऐसे अगर पूछ लिया जाए, तो अगर पूछा जाए प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो बिल्कुल होती है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल होती है। तो प्रत्येक परमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक भी होगा, पूर्ण भी होगा। अच्छा एक मिनट, प्रत्येक परमेय संख्या जो होगी, अच्छा नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आएगा। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक होगी? नहीं। पूर्ण संख्या? नहीं। प्रत्येक परमेय संख्या जो होगी वो वास्तविक संख्या होगी, तो एक वास्तविक संख्या। इसी प्रकार ये पूछ लीजिए किसी संख्या रेखा पे हमेशा संख्या क्या होती है, तो वो वास्तविक संख्या ही होती है। अब ये तो क्वेश्चन ऊपर वाला रिपीट हो गया। अब ये देखो, ये मैंने शांत अशांत में बताया गया था। अगर दशमलव के बाद ये डॉट डॉट नहीं लगाया तो वो हमेशा क्या होगा? परमेय संख्या। लेकिन अगर दशमलव के बाद सेम अंक रिपीट कर रहा तो भी परमेय संख्या। लेकिन अगर सेम अंक रिपीट नहीं कर रहा दशमलव के बाद तो अपरमेय संख्या। तो देखो 1 3 हो गया, अब 1 1 आ गया, 1 1 आ गया, अब 1 1 बढ़ते जा रहा, पैटर्न 1 1 बढ़ते जा रहा, तो सेम अंक रिपीट नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। इसमें ये रहा 2.131313 ऐसे करके रहा, तो ये एक परमेय संख्या हो जाएगी। हो गया, ये भी ऊपर वाला आंसर वो क्वेश्चन आपका। ये बोला निम्नलिखित कौन अपरमेय नहीं है, यानी परमेय संख्या है, तो पाई तो अपरमेय है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये भी नहीं। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, 2√2 5 है, ठीक, 5 से 2 तो ये काट देंगे, रूट से रूट कैंसिल, 2/5 सर परमेय संख्या मार देंगे, ऐसे नहीं होगा। अब इसको ये करना है, तो 3√75/48। अब तुम अलग करो, 25 या कितना होता है? 75, तो 3 गुना 5, मैंने इसको 5 गुना 5 गुना 3 लिख सकते हैं रूट में, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो? 48 बढ़ चुके 48, यानी 16 3 48, 2 की पावर 4 गुना 3, तो निकाल लो, 1 5 बाहर आ जाएगा, 3 गुने 5 गुने √3, और 1 2 2 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर √3, √3 से कैंसिल, बच गया जो परमेय संख्या। तो ये आंसर आपका। ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखे। आपको अगर मान लो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं था, अगर मैंने को पता चल गया ये परमेय नहीं है, ये परमेय नहीं है, ये परमेय नहीं है, तो बस पहले कर दी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन अपरमेय नहीं है, यानी फिर पूछ रहा है अपरमेय नहीं है यानी परमेय संख्या है, तो ये तो साला ऊपर वाला ही क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब देखो बच्चों, मैंने क्या किया है कि आपका वो तो हो गया, थोड़ा बुक से क्वेश्चन लिखा गया है, और अच्छे क्वेश्चन थे नो डाउट, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, वो मैंने खुद से बनाया, और ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो तुम, लेकिन मैंने इन सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट मैंने अपने लेक्चर में कवर किया हुआ, ठीक। तो वहाँ से तुम, अगर तुम्हारा कंसेप्ट ठीक नहीं है तो वो सारा लेक्चर तुम देख सकते हो, तो ठीक हो। पहला क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में किसका एलसीएम और एचसीएफ परिभाषित होगा, यानी परिभाषित मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकल जाएगा। तो हमने बताया था जीरो के साथ कोई भी संख्या लिखा हुआ है उसका कभी भी एलसीएम या एचसीएफ नहीं निकलता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसका हम बताएंगे अभी जस्ट। इसको देखो, अब बताए थे कभी अपरमेय और परमेय संख्या का कभी भी एलसीएम डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। अब ये भिन्न वाला है और ये वाला, तो हमने बताया था कि जो -2 और 6 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे ना, वो बिल्कुल बराबर होगा 2 और 6 के एलसीएम एचसीएफ के बराबर। मतलब 2 और 6 का एलसीएम वही होगा जो 2 और 6 का एलसीएम होगा, यानी 6 एलसीएम। मत समझ आ गया क्या? एलसीएम 2, एलसीएम 6 हो जाएगा, एलसीएम 2, एलसीएम 6, और एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2, यानी -2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, और -2 और 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, तो इसका तो निकल जाएगा बिल्कुल।
3/4। अब ये देखो, ये वाला तुमने पढ़ा होगा एक सूत्र, अगर नहीं पढ़ा हो तो, जब भी अंश मतलब भिन्न में रहे ना, जब भी भिन्न में रहे ना एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, तो हमेशा ध्यान रखना है जो भिन्नों का एलसीएम जब निकालोगे ना, भिन्नों का एलसीएम, तो अंश का एलसीएम लेना है, अंश का एलसीएम लेना है, और बट्टे हर का एचसीएफ लेना हमेशा। क्या करना, पहले अगर मान लो भिन्न का एलसीएम लेना हुआ तो हम लेंगे अंश का एलसीएम और हर का क्या लेंगे, एचसीएफ। अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो अंश का लेंगे एचसीएफ और हर का लेंगे एलसीएम, तो इसका भी एलसीएम निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। हालांकि आपके बिहार बोर्ड में ऑप्शन 4 ही ऑप्शन रहता है, 5 नहीं। मैंने खुद बताया था ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 5 ऑप्शन दे दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। उसके बाद बोला यदि पी क्यू स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करती है तो पी क्यू को भी विभाजित करेगी। कथन है हमेशा सत्य, हमेशा असत, सत्य और असत दोनों न। तो देखो तुमने ये अंक गणित हमने पढ़ा था, अंक गणित आधारभूत प्रमेय, इसमें बताया था अगर पी स्क्वायर क्यू से, सॉरी पी क्यू स्क्वायर, हाँ, अगर पी जो है क्यू स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करती है तो पी भी क्यू को विभाजित करेगा, लेकिन तभी जब पी जो होगा, पी हमेशा क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या यहाँ पे अभाज्य कहीं लिखा हुआ पी को अभाज्य माना गया, नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हमेशा वो सत्य भी होगा और असत्य दोनों होगा। मान लो जैसे अगर मैंने उसे एग्जाम्पल कराया, फिर भी करवा देता हूँ। मान लो 4 को 16 से, सॉरी 2 16 से डिवाइड है, ठीक है, 2 16 से डिवाइड है, तो इसका कितना लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, यानी 2 जो होगा 4 को भी डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन अगर तुमने 4 मान लो 36 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन क्या 4 6 को डिवाइड करता है, यानी इसके स्क्वायर को डिवाइड करता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमेशा क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे। इसमें बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो में कौन सा कथन सत्य है। हमने बताया था ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। तो आर लेस देन बी, आर लेस देन बी, तो भाई पहला ऑप्शन ही सही है, बिल्कुल सही है। बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। अब देखो ए और बी में रिलेशन क्या होगा, हालांकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली हम लोग बी, ए जो है ना हमेशा बी से बड़ा या बराबर हो सकता है, ऐसा हम लोग ना। तो ये तो उल्टा दिया बात, ये तो होगा नहीं। आर लेस देन, ये तो कभी नहीं होगा। शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। आर लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, शेषफल क्या है, ऋणात्मक है। आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, भाई ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी ऑप्शन, यानी ए और डी दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। अब हमने बताया था एक थ्योरम, अगर तुमको मान लो p बट्टे क्यू रूप का कोई भी संख्या दिया हुआ और p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं यानी सहभाज्य संख्या, तो q का अगर फैक्टर निकालने पे 2 के पावर m गुना 5 के पावर n टाइप का आ रहा तो हमेशा शांत होगा। तो तुम निकाल के देखो 80 का तुम फैक्टर, पहले देखो 7 और 80 में कोई कॉमन चीज़ है क्या, नहीं। तो 80 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, ये 10 चौक 40, यानी 10 चौक 40, तो सॉरी उससे अच्छा क्या है, 2 गुना ये 40 होगा, फिर 2 आएगा 20, फिर 2 आएगा 10, 2 आएगा 5, यानी 16 पंचे 80। तो ये देखो सिर्फ 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर ये आया, इसका मतलब ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत, अशांत तो होगा ही। अशांत अनावर्ती कहने का मतलब क्या हो गया, अच्छा एक मिनट,
तुम यहाँ एक चीज़ गौर करो, एक चीज़ क्वेश्चन में गौर करो, अशांत अनावर्ती है ना। अब अशांत अनावर्ती है, इसका मतलब अशांत अनावर्ती तो अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है भाई, पता है ये बात, पता है ना। अशांत अनावर्ती अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, यानी साफ साफ इसमें ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, यानी कौन सा संख्या अपरमेय संख्या है। तो भाई इसमें तो कोई भी अपरमेय संख्या नहीं दिख रहा, सिंपल। तो इसका आंसर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। लेकिन इसमें अगर ये रहता कि अशांत आवर्ती को चुनिए, किसको चुनिए, अशांत आवर्ती को चुनिए, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, क्यू का फैक्टर करना पड़ता। अगर क्यू के फैक्टर में 2 के पावर n और 5 के पावर n नहीं आए, अगर नहीं आए तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अगर आ जाए तो हमेशा क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो तुम करके देख लेना तुम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक q के लिए निम्न में कौन सा विषम धनात्मक, अब बोल रहा विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो बताओ, मैंने क्या बोला था, 2 बाहर करो। क्या इससे 2 बाहर करने पे कि 1 बचेगा फिर भी कि नहीं, इस पे 2 मैं बाहर करूँगा तो ये 2 गुना 3 q प्लस 1 तो फिर भी बचेगा, तो ये तो कभी नहीं होगा आंसर। अच्छा विषम हमको पूछ रहा है, सॉरी एक मिनट, हाँ विषम पूछ रहा है भाई, विषम पूछ रहा है तो विषम तो ये होगा ही, बिल्कुल होगा 5q प्लस 3। अब इसमें क्या करना है तुम समझो, ये इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। और ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो ये तो साफ दिख रहा है, इसमें 2 बाहर आ रहा है और 2 गुना ये लिखा हुआ 2 गुना, अगर मैं 2 बाहर करूँ तो q गुना 0.9 बार। और तुमको पता होगा 0.9 बार को हम लोग एक ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो आ गया 2q, तो ये तो हमेशा सम होगा, तो ये आंसर नहीं होगा कभी भी। इसको देखो, इसको तुम देखने के लिए क्या करो, अगर मान लो n इंटू, मैंने ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, अगर n सम हुआ, अगर n मान लो सम हुआ तो ये अगली संख्या क्या होगी, विषम। और सम इंटू विषम क्या होगा, सम। एक संख्या सम ले लो, एक संख्या विषम ले लो, तो वो हमेशा क्या आएगी, सम ही आएगी। तो ये तो हमेशा सम ही होगा, तो ये भी नहीं होगा आंसर। ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और 5q प्लस 3 क्या हो जाएगा, तुम देखो एक चीज़ और इसमें ऑप्शन रखना पड़ेगा। अगर 5q प्लस का 3 है, ठीक है, तो q को मैंने अगर सम रखा, ध्यान से समझना, q को अगर मैंने सम रखा यानी मान लो 1 रखा, सम रखा यानी मैंने 2 रखा, तो 5 दूना 10 और प्लस 3 13, यानी विषम हो गया, ये क्या है विषम। लेकिन मैंने इसको सम, मतलब अगर q को विषम रखा यानी q बराबर मैंने रख दिया 1, तो ये तो 5 आ गया, 5 प्लस 3 यानी सम और विषम दोनों आएगा, तो ये तो कभी नहीं आंसर होगा, तो हमेशा ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आ गया मैं लोग का, जस्ट होल्ड एक मिनट गाइस, रुक क्यों ना रहा भाई। हाँ तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 6 नंबर, रूट संख्या क्या है। तो देखो रूट संख्या जो होता है ना उसको अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या बोला जाता है। और कहीं तुमको यौगिक संख्या दिखे तो वो हमेशा होता है भाज्य संख्या। यौगिक संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, और रूट को क्या बोलते हैं, अभाज्य। अब समझो, अब तुम ये नहीं मत करने लग जाओ पूरक गुना कर दिए और अभाज्य पहचान लिया, ऐसा नहीं करना है। तुम समझो क्या करना, तुमको इकाई अंक पहले निकालो। इस प्रकार के सवाल में क्या करना, सबसे पहले इकाई अंक निकालो। तो इकाई अंक निकालने के लिए इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 11 तुरंत गुना करेंगे तो बताओ 3 हो जाएगा, और 3 को जब 7 से गुना करेंगे इकाई अंक कितना हो जाएगा 1, और 1 प्लस को 13 में ऐड करेंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। तो बताओ अगर किसी का इकाई अंक 4 है तो वो तो डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये तो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसमें क्या है, 5 दिख गया हमको और एक संख्या, समझो अगर कहीं 5 दिख जाए और सम संख्या दिख जाए
तो हमेशा इकाई अंक जीरो होता है। क्या होता है? ये जीरो होता है। तो 5 देख क्या एक सम संख्या का इसका इकाई अंक जीरो, और जीरो में 5 ऐड कर दिए तो कितना आ गया? 5। तो बताओ 5 अगर है तो इसका मतलब ये अगर इकाई अंक 5 है तो 5 की व्यवस्था के नियम क्या कहता है? या किसी संख्या का अंत में 0 या 5 हो तो वो हमेशा 5 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब ये भी 5 से विभाजित होगा, तो ये भी रूट संख्या नहीं होगा। बच गया ये दोनों ऑप्शन। इसमें इकाई अंक कितना? इसका 0 और इसका 7, इसका इकाई अंक 7 और इसका इकाई अंक कितना हो गया? 3। अब इसमें पता नहीं लग रहा, तो अब इसमें देखो कैलकुलेशन आसान है। तो अब इसमें क्या करो तुम, इसको ये थोड़ा आसान दिख रहा तो तुम क्या करो, सिंपल 5 दूना 10, 10 दिया 30 और 30 प्लस 33, तो 33 आंसर हो गया। अब बताओ 33 अभाज्य संख्या क्या? नहीं, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तुम गुना करके भी देख लो, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 7 दूना 120, 120 और 7 कितना हो गया? 120 प्लस 7 कितना हो गया? 127। तो ये एक अभाज्य संख्या। अब बोला परमेय संख्या को पहचानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेय संख्या को पहचानिए, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल है, पाई स्क्वायर। देखो भाई साहब, पाई एक अपरमेय संख्या है तो इसका स्क्वायर भी अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। अब कोई बच्चा ये मत कह देना कि सर अपरमेय संख्या का स्क्वायर जो होगा वो अपरमेय ही होगा, तो फिर मार देंगे तुमको, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, परमेय संख्या बन जाएगा। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन पाई का स्क्वायर करेंगे तो भी ये मतलब अपरमेय संख्या ही रहेगा। ई क्या होता है? देखो बच्चों, ई का मान होता है 2.71 समथिंग ऐसे करके, ठीक है। तो ई को भी बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, यानी घातांकी गुणांक। तो ये भी एक अपरमेय संख्या होता है। √3 का क्यों करेंगे तो क्या होगा? अब बहुत आँख मूंद के मारेगा कि सर ये तो परमेय संख्या है, तो यही आंसर हो गया, मार देंगे। √3 का क्यों मतलब क्या हुआ? √3 को 3 बार लिखो, √3 को 3 बार लिखो, ये दोनों मिलकर 3 आ गए, ये √3 आ गया। ये तो भाई अपरमेय संख्या थी, यही आपका आंसर। बाकी ये जो भी बचा तुम करके देख लेना। ये क्या है? ये तो सिंपल ये लिखा हुआ ना, देखा, चमक जाना चाहिए। 5√2 माइनस का 5, ये कितना लिखा? 5 प्लस का 5√2। अगर मैंने ए माना तो ए माना और इसको मैं बी माना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यानी 5√2 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर। तो 5√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 गुना 2 माइनस का 25। तो 25 मैंने कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा? साफ दिख रहा है, 50 में से 25 गया कितना होगा? 25 होगा। तो ये एक परमेय संख्या है। तो ये भी परमेय संख्या, ये भी, एक मिनट, तो परमेय संख्या पहचानना है, तो ये तो अपरमेय संख्या, ये आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ और, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। बोला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो एस सी एफ ए बी का जो होगा तो एस सी एफ किसके बराबर होगा? तुम समझो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जो होगा ए बी का एस सी एफ निकालने पे वही एस सी एफ होगा जो बी और आर का एस सी एफ होगा। कैसे? हमने बताया था ये बात। मान लो हमको सिंपल रखो, 9 और 5 और 9 का एस सी एफ निकालना, तो 9 को क्या लिखेंगे? 5 गुना 1 प्लस का 4। उसके बाद क्या लिखते हैं? 5 बराबर, बताओ 5 बराबर 4 गुने 2 प्लस का, सॉरी 4 गुना 1 प्लस का 1। उसके बाद क्या लिखते हैं? 4 बराबर, बताओ 1, यहाँ प्लस, इसको उठा के फिर यहाँ लाते हैं, इसको उठा के यहाँ लाते हैं, 1 गुना 4 प्लस का 0। तो ये आपका एस सी एफ। तो हमने बताया था जो ये इसका एस सी एफ होगा वही 5 और 4 का होगा, वही 4 और 1 का होगा। तो तुम बस सिंपल आ गया। अब ये क्या चीज़ है? ये ए लिखा हुआ, ये बी लिखा हुआ, ये क्यू लिखा हुआ, ये आर लिखा हुआ। अब इसमें देखो, ये बी उठ के यहाँ आ गया तो ये तो बी आ गया, और आर उठ के यहाँ आ गया, तो बी आर का भी एस सी एफ वही होगा। तो आंसर आ गया बी आर। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन होगा, मैंने खुद से बनाया ये वाला। बोल रहा इतना का सरलतम रूप p बट्टे इतना है तो n प्लस m प्लस z का स्क्वायर क्या होगा? सिंपल। अब तुमको साफ दिख रहा भाई साहब, ये जो है इसमें लॉजिक कैसे लगाना। तो अब कोई बच्चा क्या करेगा, इसको फिर उलाएगा, फिर 2-3 ऐसे करके आ जाएगा आंसर। मतलब इसको एक तो ये स्टेप हो सकता है कि 0.105 को उड़ा के 1000 ला लिया, तो 105 बट्टे 1000, तो इसको काटेंगे तो 21, ये काटेंगे 200, तो 21 बट्टे इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। यानी मैं अगर
फुल लिखना चाहो तो 25 अठे कितना होता है 200। तो 25 अठे 2 का क्यूब गुने 5 क्यूब, ये आ गया। तो सब इससे आप कंपेयर कर लेंगे, p बराबर है 21 और q बराबर 8 का एस क्यूब। कंपेयर करेंगे तो सर n बराबर आ गया 3 और m बराबर आ गया 5 सर, और z बराबर आ गया 0। अरे 3 के पावर 0 ही है ना, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब सर आपको पूछा क्या गया n प्लस एम प्लस जेड। तो n प्लस एम प्लस जेड मतलब 3 प्लस 5 यानी 3 प्लस 5 प्लस का 0 का स्क्वायर। तो क्या होगा, तो ये आंसर मारेगा। तो अब तुम सिंपल देखो, अगर किसी बच्चा को साफ दिख रहा होगा तो ये एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या यानी शांत दशमलव है, बिल्कुल दिख रहा है शांत दशमलव। शांत दशमलव में 3 तो कभी आएगा नहीं, वो हमेशा जो भी आएगा वो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n ही आएगा। तो 3 वाला तो आएगा, तो z का मान तो ऑलरेडी 0 आ गया, मतलब 3 वाला कुछ नहीं आएगा। तो इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो 3 पावर z को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, z को 0 करना पड़ेगा, बिल्कुल z बराबर 0। तो इसका मतलब ये कितना बन गया n प्लस m का स्क्वायर बन गया, z बराबर 0। तो n प्लस m का स्क्वायर, ये आंसर सही हो गया। m प्लस z ना, m प्लस z ये गलत। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसे बनाना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लेगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा कि n बराबर 3 और m बराबर कितना था 2। तो सर फिर आप ये बन लेगा 3 प्लस 2 और z बराबर 0, 3 प्लस 2 का स्क्वायर यानी ये आ गया 25। अब तुम रख के देखो, ये सर 3 प्लस 2 25, ये तो 25 आ गया, ये कितना आ जाएगा भाई, ये तो 4 आ जाएगा, नहीं ये भी ऐसे ही आ जाएगा। तो ये वाला आंसर इसे वैसे, लेकिन अगर तुमको दिखेगा तो इसमें तुम्हारा टाइम सेव हो सकता है। अब बोला 7n-5 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा n जहाँ पूर्णांक है। अच्छा क्वेश्चन ये 7n-5 बट्टे 7, इसको अब देखो, इसको क्या लिख सकते हैं 7n बट्टे 7 माइनस 5 बट्टे 7, और अच्छे से लिखो तुम 7n बट्टे 7 प्लस इंटू माइनस 5 बट्टे 7। इसके पीछे लॉजिक, ये तो हमेशा 7 से डिवाइड होगा। अरे ये जब इससे मान लो 7 बट्टे 7 है गुना n क्या है पूर्णांक है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा ना, तो ये तो हमेशा 7 से डिवाइड है। ठीक है, अब 5 को इस माइनस 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना होगा। बहुत बच्चे बोलेंगे सर -5, जो कि गलत है, उसको मैं तमाचा खींच के मारूंगा। क्यों मारूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो -5 तो आंसर होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खल्लास। अभी बताओ ये पूरा विभाजित हो रहा नहीं हो रहा, तो पूरा विभाजित नहीं हो रहा था, हमें शेषफल क्या 0 होगा, तो वो भी नहीं होगा। अब या तो 5 होगा या तो 2 होगा, तो कैसे लिखना है, तो सिंपल देखो, तुम क्या करो, जब भी माइनस वाला चीज़ देखे ना, माइनस वाला चीज़ देखे और इससे छोटा हो, नीचे वाला से छोटा हो, भाग जिससे दे दो उससे छोटा हो, तो सिंपल क्या करना है 7 में से ये जो भी लिखा हुआ वो उसको घटा दो, ये आंसर दो, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार मैंने पूछा -3 को 9 से डिवाइड करो। ठीक है, तो बहुत बच्चे फिर बोलेंगे सर 6 शेषफल हो जाएगा, फिर हम उसको तमाचा मार देंगे, तो ऐसा नहीं, पहले तो काटो जो कट रहा है, तो -1/3 यहाँ तक। ठीक है सर, उसके बाद माइनस है तो बस को क्या न करो 3 में से -1 घटा दो, यानी 2 आंसर, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा 2। अब ये वाला क्वेश्चन लास्ट बच गया, ये तो आसान है भाई, ये तो कुछ कर नहीं, क्या लिखा हुआ 8 प्लस इतना प्लस इतना। अब तुमने हमने बताया था इसको विभाजित करने के लिए 8 प्लस का 0.42 प्लस का 0.42 पर बात, ये दोनों सेम दिख रहा है तुमको, बिल्कुल दिख रहा है, तो ये तो हो जाएगा 8 प्लस का 2 गुना, यानी 2 का गुना करेंगे ना भाई, समझो ये x है और ये भी x है, तो 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना इतना। अब इसको परमेय संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे 42, जो भी संख्या लिखा है उसको रखेंगे 42, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको हटाओ, तो 4 पे रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग मतलब बार, वो हटा दिया। अब बट्टे में किस पे कितना रेकरिंग है, 1 पे रेकरिंग है, तो 1 लिख दिया, और कितना पे रेकरिंग नहीं है 0, 90, और इसको टोटल 90 से डिवाइड करना, तो हो गया, गुना कर दो, ये 8 9 72, तो 700 कितना होगा 20 प्लस, अरे 9 8 72 720 हुआ, उसके बाद 90 दूना ये से ऐसे कट गया, बाकी क्या बचा 2 गुना का 42 में ये क्या गया 38, तो
38 दूना 76 और 720, 720 प्लस का 76 यानी 6, 7 दूनी 9 और 796 आंसर, जो कि ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप एडवांस लेवल क्वेश्चन हम लोगों ने करवा दिया, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिया। तो अब इस चैप्टर से आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव में डाउट नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अच्छे से पढ़ते रहो, और थोड़ा बहुत भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो सिंपल जाओ, लेक्चर पढ़ा हुआ है वहाँ से तुम थ्योरी क्लियर कर सकते हो। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।